नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का, जहां महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसके साथ साथ एनडीए गठबंधन ने महाराष्ट्र में कमाल किया है, तो वहीं झारखंड में तगड़ा झटका लगा है, जहां जेएमएम के साथ गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की है। और उसके साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश के 9 सीटों की बात करें तो यहां योगी का जलवा देखने को मिला है, जहां आपको बता दें कि योगी वर्सेस अखिलेश पे कहीं ना कहीं योगी का जलवा कायम है। तो वहीं अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है, बांधो मुट्ठी, जहां अखिलेश यादव की तरफ से तंज भी कसा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से उपचुनाव का रण बेहद ही भीषण हो चुका था, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए और ये उपचुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बीच प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। दोनों ही दलों ने इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और जहां सपा लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी जीत का दावा कर रही थी, तो दूसरी ओर बीजेपी को मिली हार का बदला लेने की यानी कि हार का बदला लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी ने कमान संभाली थी। तो वहीं सीएम योगी ने जीत के बाद क्या कुछ कहा, पहले वो बयान आपको सुनाते हैं। देखिए कुंदरकी पर भारतीय जनता पार्टी की विजय ये राष्ट्रवाद की विजय है। ये राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और अपनी मूल की याद आती है और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भूले भटके रहे होंगे उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। धन्यवाद। और विरासत पर यह विजय विरासत की विजय है और कुंदरकी की यह विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय धर्मपाल जी, जो लगातार शायद कोई बूथ अध्यक्ष बचा नहीं होगा जहां तक, बल्कि पन्ना प्रमुख नहीं बचा होगा जहां तक पहुंचने का काम किए। हमारे आदरणीय स्वतंत्र देव जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ मंत्री, कटेहरी में कमल खिला दिया, करहल में भी कमल खिलाएंगे। आज नहीं खिल पाया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे 27 में वहां पर भी कमल खिलाएंगे। तो ऐसे हमारे स्वतंत्र देव जी, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर महेंद्र जी, हमारे सभी सम्मानित महामंत्रीगण, सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी मोर्चों की हमारी सभी अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी, पत्रकार मित्रों, लंबी बात नहीं करूंगा, इतना ही कहूंगा कि आज जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया है वह असाधारण है। यह विजय साधारण विजय नहीं, यह ऐतिहासिक विजय है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोगों का भरोसा जीतने का काम किया है। ये माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन जन तक पहुंचाने में सफलता हासिल की है। आज केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं, ज्यादातर योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की जीत है, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की जीत है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज यहां पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बड़े बड़े उद्योगपति जो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं वो भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से बढ़िया बेहतर स्थान हमारे उद्योग लगाने के लिए नहीं है। ऐसे अवसर पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ मैं महाराष्ट्र के अपने भाइयों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, धन्यवाद करता हूं। महाराष्ट्र में महायुति ने, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में तीनों साथियों ने मिलकर के जो परिणाम लाया है, वास्तव में उस साधुवाद के पात्र है महाराष्ट्र की आम जनता का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बड़ी जीत दर्ज की गई है। उसके बाद कई तरह के सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है, जहां सीएम योगी की एक प्रतिक्रिया काफी सुर्खियों में, क्योंकि कुंदरकी में राष्ट्रवाद की विजय हुई है। सीएम योगी ने कहा कि ये विरासत और विकास की विजय है और हर व्यक्ति को अपने जड़ और मूल की याद आती है। मुझे लगता है कि जो भूले भटके रहे होंगे उन सब में किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। कुंदरकी की विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है। जी हां, जिस प्रकार से लगातार
23 तारीख का इंतजार सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों को था, लेकिन जिस प्रकार से जो चौंकाने वाले नतीजे सामने आया और जिसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष की मंशा एक बार फिर से धाराशाही होती हुई नजर आई। तो अखिलेश यादव का भी पोस्ट सामने आया, इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वाले के हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। दुनिया से लेकर देश और उत्तर प्रदेश ने इस उपचुनाव में चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा है। और सत्य का समय हो सकता है लेकिन युग नहीं। अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये ट्वीट अखिलेश यादव की ओर से किया गया है जो नतीजे आए हैं उसके बाद। इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वाले के हथकंडे तस्वीरों में कैद हो गए हैं और दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। दुनिया से लेकर देश और उत्तर प्रदेश ने इस उपचुनाव में चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा है। असत्य का समय हो सकता है लेकिन युग नहीं। अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये ट्वीट अखिलेश यादव की ओर से किया गया है। तो वहीं जिस प्रकार से कुंदरकी की सीट काफी हॉट सीट बन गई, जिस प्रकार से सबने इस चौंका दिया क्योंकि इतने बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती है। 31 साल बाद ये हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी इस सीट से जीता हो, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाले परिणाम भी हैं। जिस प्रकार से आपको बता दें कि यूपी उपचुनाव में सबसे अधिक मुस्लिम वोटर्स वाली सीट थी कुंदरकी, जहां 65% मुसलमान मतदाता होते हैं, वहां पर कमल खिल गया है। तो वही बहुत बड़ा कहीं ना कहीं उलटफेर देखने को मिला। यूपी उपचुनाव में सबसे ज्यादा मतदान फीसदी भी कुंदरकी में रहा है, लगभग 58% पोल थे और जिसमें यूपी उपचुनाव में सबसे बड़े मार्जिन से कुंदरकी में भाजपा की जीत हुई है। रामवीर सिंह ठाकुर लगभग 91,000 वोटों से जीत चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि लेकिन कहीं ना कहीं ये जो परिणाम आए वो सबको चौंकाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में के ऐतिहासिक परिणाम आए हैं, वैसे ही यूपी उपचुनाव के भी ऐतिहासिक परिणाम देखने को मिले हैं। तो वहीं लगातार आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स का भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना कहीं ना कहीं ये भी चर्चा का विषय। और हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। पूजा जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और इसके साथ साथ पंकज रस्तोगी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं और इसके साथ साथ विकास तिवारी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुंदरम पाठक कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, कैसे देख रहे हैं इन नतीजों को आप? देखिए, नतीजों को मैं बड़ी खूबसूरती के साथ देखती हूँ। हालांकि जो है जो हमारे प्रत्याशी जीते हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो है बाकी जो प्रत्याशी हमारे हार गए हैं उनको भी हम बधाई देते हैं। सबने बहुत अच्छा लड़ा। हाँ, ये चीज को मैंने कहा ना कि अगर परिणाम को हम और खूबसूरती के साथ में देखते, अगर यही तस्वीरें जो है वोटिंग के समय रहती कि वोट डालने को उनको बिल्कुल अच्छे से दिया जाता और उसके बावजूद भी यही परिणाम आता, तो हम फिर इसको उतनी ही खूबसूरती के साथ में देखते जितनी खूबसूरती के साथ में हम जीत के बाद में देखते। परेशानी ये है ना कि जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन वोटिंग के समय में वोट डालने नहीं दिया गया हुआ था। हालांकि कुंदरकी का जो है मुझे लगता है कि उस पर जो है समीक्षा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि तो भले हमारे 40 से 45 बूथ ऐसे रहे जिनमें हमने इलेक्शन कमीशन को जो है कंप्लेंट किया, वहां पे वोटर्स को डिस्टर्ब किए गए, पर उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की मार्जिन आती है तो वहां पे लगता है कि कहीं देखना पड़ेगा हमारी पार्टी को। पर उसके अलावा जो है जो परिणाम आए हुए हैं, जो हम धरातल पर रहे हैं और जो नजारा हमने वोटिंग वाले दिन देखा हुआ था, तो उसके बाद ये लगता है कि शायद जो है काश ये फेयर वोटिंग हो गई होती। हमें भी पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं
और जो सत्ता पक्ष है उनको भी एक सही आकलन लगता कि वो कहाँ पर है। अगर तब भी अगर जनता का जनादेश उनके साथ में जाता जो तो हम मानते कि हाँ जनता का जनादेश उसमें गया और हमें लुकआउट करने की जरूरत है। पर यहाँ पे तो अब यही मुश्किल हो जा रहा है ना कि जजमेंट कैसे किया जाए, ये कैसे जाना जाए कि हम धरातल पे होने के बावजूद में भी कैसे बाहर हो गई है। हमने देखा ना कि जनता को वोट डालने नहीं दिया गया, वोट को जो वोटर्स को इफेक्ट किया गया। और अब आप अगर उठा करके देखेंगे तो आपने जरूर देखा होगा कि जहाँ पे जो है मुस्लिम आबादी ज्यादा थी वहाँ पे डिस्टर्बेंस ज्यादा क्रिएट की गई, और वहाँ पे जहाँ पे हिंदू आबादी थी वहाँ पे मॉर्निंग के हाफ आवर में ही जो है जब तक हाफ सेशन चालू हुआ था तो उसी समय पूरे वोट पड़ गए थे, वोट प्रतिशत पूरे अच्छे से पड़ गए हुए थे। पर वहीं पे आप मुस्लिम आबादी में जाकर के देखेंगे तो वहाँ पे उनके वोट प्रतिशत नहीं पड़े हुए थे। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और बिल्कुल नाम के साथ में मुझे लगता है कि नहीं इलेक्शन कमीशन के पास में कंप्लेन कर रहे होते कि भाई ये व्यक्ति है जो इन्वॉल्व पाए गए हुए हैं जो वोटिंग को अफेक्ट कर रहे हैं, वोटर्स को वोट डालने नहीं दे रहे हैं, तो जो है शायद मुझे लगता है कि एक्शन भी नहीं लिया जाता। वो एक्शन लिया गया और मैं तो फिर बधाई दूंगी मीडिया वालों को मैं, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्टर्स वहाँ पे ऐसे थे जो जाकर के वहाँ पे पुलिस प्रशासन से बात कर रहे थे, वहाँ पे जो वोटर्स थे उनको वोट कराने के लिए लेकर के जा रहे थे कि आपको क्यों नहीं वोट करने दिया जा रहा है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिपोर्ट किया हुआ है, इसीलिए सब जनता के सामने भी है, सबका हम बधाई देते हैं। और अगर हमें कोई कमी रह गई हुई है हम उसको और देखेंगे, बिल्कुल बारीकी के साथ में देखेंगे। पर हाँ ये जो नजारा हमने देखा वोटिंग वाले दिन ये बड़ा दुखद रहा, ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं किसी की भी सरकार रहे। ठीक है विकास तिवारी जी, तमंचे के बल पर आपने 7 सीटें जीत ली हैं, क्या कहेंगे? विपक्ष आरोप लगा रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं इस शानदार जीत के लिए प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही अपने शीर्ष नेतृत्व को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और निश्चित तौर पे यह जीत जो है यह इस बात का तरफ इंगित करता है कि जो हमारा नेतृत्व है, जो हमारा जिस प्रकार के सुशासन की व्यवस्था है उस पर देश की और प्रदेश की जनता ने अपनी मुहर लगा दी है। अब ये समाजवादी पार्टी के लोगों को कुछ न कुछ तो कहना ही है। अब आखिर में चुनाव हार गए हैं जहां पे ये सभी सीटें जीतने का दम भर रहे थे, तरह तरह की नौटंकी भी की गई, प्रशासन पर झूठा आरोप भी लगाया गया, इमोशनल ड्रामे किए गए। अब उसके बाद भी अब चुनाव नहीं जीत पाए हैं तो कुछ ना कुछ तो इन्हें कहना ही होगा, आखिर अपनी बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो कहेंगे। अब ये नहीं कहते कि जब ये लोकसभा का चुनाव था और इन्हें इतनी ज्यादा सीटें मिलकर के आई थी तभी कह रहे थे तब भी तो हमारी सरकार थी, हम उस समय भी चाहते तो प्रशासन को अपने हिसाब से कर सकते थे। उस पर ये लोग कहते हैं कि हमारी जीत थी। उस समय इन लोगों ने ये भी नहीं कहा कि ईवीएम पर जो है क्या कहते हैं कि भरोसा नहीं किया जा सकता, उस समय इस प्रकार की भी बातें इन लोगों ने नहीं की। लेकिन जब भी चुनाव हार जाते हैं तो प्रशासन पर, ईवीएम पर या इस प्रकार का आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। यह एक प्रकार का अनर्गल प्रलाप है और कुछ नहीं। यह जो विजय है यह निश्चित तौर पे यह देश की जनता का, प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी सरकार पर और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पर जो विश्वास है उसको दर्शाता है, उसकी तरफ इंगित करता है। मेरा यही कहना है। आगे मैं बढ़ूंगी चर्चा में, लेकिन उससे पहले मैं वो परिणाम अपने दर्शकों को बता दें जो महाराष्ट्र में सामने आया है। जहां महाराष्ट्र में 236 पर बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए गठबंधन और आईएनसी 48 पर बीएसपी 0, जबकि अदर 4 पर सिमट गया। और अब मैं आऊंगी सुंदरम जी के पास। सुंदरम जी कैसे देख रहे हैं महाराष्ट्र का? पूरी तरह से धड़ाम हो गया विपक्ष। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं और जितने भी पैनलिस्ट जुड़े हैं सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। देखिए जो भी परिणाम आया वो परिणाम को मैं जनता का जो भी हमें आशीर्वाद मिला मैं उसको प्राप्त करता हूं और जनता के प्रति पूरी स्नेह रखता हूं और जनता के साथ जैसे मैं पिछले खड़ा था और वैसे ही खड़ा रहूंगा। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि कैसे देख रहे हैं परिणाम को और विपक्ष धराशाह हो गया। देखिए हमारी एक ही उद्देश्य है कि हम जनता के साथ खड़े रहें, लेकिन मुद्दा यहाँ पे एक और आता है कि जब इलेक्शन कमीशन से हम सवाल कुछ उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उस पर जवाब देती है। जब भारतीय जनता पार्टी पे कोई सवाल उठाते हैं तो इलेक्शन कमीशन जवाब देता है। आखिर ये क्या है? और दूसरी बात, इलेक्शन से एक दिन पहले विरार जैसे जगहों पे, 2 दिन पहले विरार जैसी जगहों पे पैसा पकड़ा जाता है, करोड़ों रुपए के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है। तो क्या इस पे प्रश्न उठाना उचित है या अनुचित?
प्रश्न तो हम बिल्कुल उठा सकते हैं। अगर आप इतने ही दूध के धुले हैं, इतने ही ईमानदार हैं, तो बहुत ऐसे जगह पे महाराष्ट्र में बहुत ऐसे ईवीएम आए हैं जो पूरे दिन वोटिंग और पूरे दिन गिनती होने के बाद भी 98 और 99% चार्ज है ईवीएम। आखिर ऐसा संभव नहीं है। अगर पूरे दिन चलेगा और पूरे इलेक्शन के दिन और गिनती के दिन दोनों दिन ईवीएम मशीन पूरी चलेगी, तो फिर वो 98% व्यक्ति कैसे चार्ज रहेगा? तो इस तरीके की तमाम बातें हैं जिसपे हम सवाल उठाएंगे। जैसे इससे पहले हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से गुहार की थी कि आप जैसे बीजेपी की कहने पर झारखंड के डीजीपी को चेंज कर दीजिए, तो आपने कर दिया, लेकिन मेरे कहने पर महाराष्ट्र में रुक गए। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसको लेकर हम बोलेंगे और लेकिन झारखंड के जनादेश पर फिर क्या कहेंगे? वहां पर भी तो आपको तो बढ़िया समर्थन मिल गया वहां पर। तो देखिए, झारखंड में बिल्कुल हमें समर्थन मिला और झारखंड के पूरे झारखंड वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता को नहीं धन्यवाद देंगे क्या? बिल्कुल दे रहे हैं। हम तो पहले ही कहे ना कि महाराष्ट्र की जनता जो हमें आशीर्वाद दिया, हम उसको पूरी तरीके से उनको हम स्वागत करते हैं, उनको हम सम्मान करते हैं। और लेकिन झारखंड में हमारी सरकार आई है जिसमें ये लोग, हमारा एक ही मुद्दा है कि जहाँ जो जिसका लोकल है हम उसको सपोर्ट करेंगे। वहाँ के जो भी आदिवासी समाज है, हम आदिवासी से नेता बनाए और ये लोग दूसरे जगह से लाके वहाँ पे नेता बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अंतर था। और दूसरी बात ये कि हम लोग आदिवासी लोगों के साथ वादा किए हैं कि उनके साथ जंगल जमीन उनका नहीं छीना जाएगा और उनके साथ खड़ा रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसकी जंगल और जमीन छीन रही है, जिसको लेकर वो लोग भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा रहे हैं। ठीक है। वहाँ पे बीजेपी और आरएसएस वहाँ पे एक षड्यंत्र चला रही थी कि बांग्लादेशी वोटर्स आ गए हैं, यहाँ के वोटर आ गए। ठीक है, ठीक है। पंकज जी भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी छोटा सा कमेंट लेती हूँ। जिस प्रकार से जैसे ही प्रचार शुरू हुआ था कि 23 तारीख को जो भी जनादेश होगा, उस जनादेश को 2027 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाएगा। आज जनादेश आ गया, जनता ने अपना फैसला सुना दिया। क्या यही है 27 का जनादेश? बिल्कुल, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपना डंका बजा दिया है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का सुशासन का राज कायम किया, जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम किया, तो जनता ने उस पर मोहर लगाने का काम किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन के लोगों ने झूठ का नैरेटिव फैला के सीटें तो जरूर हासिल कर ली थी और उसी में वो बलबरेज थे कि जो है अब हमारा ही डंका बजेगा। लेकिन जिस तरह से जनमानस ने 31 साल बाद, देखिए आरती जी, वहां पर आपके कुंदर की सीट है, मुरादाबाद की पीतल की नगरी, वहां कमल खिलाने का काम किया, जहां पर 65% आबादी मुसलमानों की है। उसके बावजूद जो है वहां पर कमल खिलाने का काम किया है। तो ये बीजेपी की नीतियां और उसको दिखाता है, इसीलिए ऐसा हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ ने ये दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश में जनता उनके सुशासन, उनके योजनाओं के क्रियान्वयन से मुतमईन है, मतलब एकदम वो उस बात को, उस पर विश्वास जताती है। इसीलिए उस जनता ने उस पर ठप्पा लगाने का काम किया और ऐतिहासिक जीत 9 में से 7 सीटों पे विजयश्री दिलाने का काम किया है। तो ये योगी आदित्यनाथ की जो इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति के प्रबल है। और जितनी कड़ी मेहनत योगी आदित्यनाथ ने इस इलेक्शन में की है, एक दिन में 8-8, 9-9 सभाएं की। उधर वो महाराष्ट्र का भी मोर्चा संभाले हुए थे, वहां 15 से 17 सभाएं उन्होंने की वहां भी। और उन्होंने जो बटोगे कटोगे का नारा दिया था, वो भी जनमानस को सोचने पर मजबूर कर दिया। 100 करोड़ की हिंदू आबादी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री ने नारा दिया कि अगर आप एक रहेंगे तो क्या नाम, आप बटोगे तो कटोगे, आप नहीं तो सेफ रहेंगे, अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। रोकना चाहूंगी पंकज जी, जिस प्रकार की से क्या झारखंड में लोग बट कट गए? अभी आपको पूरा 1 मिनट। और महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में जिस तरह से जो बाला साहब ठाकरे की पार्टी उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से वहां पर 5 करोड़ वहां पर टोटल वोटर थे, 5 करोड़ में 1 करोड़ 29 लाख मुस्लिम वोटर थे। और उद्धव ठाकरे ने उस मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जिस तरह से मुस्लिमों का साथ दिया और जिस तरह से वो कांग्रेस के साथ में उसके गोद में बैठ गए थे, वो बाला साहब ठाकरे हमेशा कांग्रेस के विरोधी रहे और कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा के द्योतक थे। लेकिन सत्ता के लालच में पिछली बार उन्होंने सरकार बनाई जो 2.5 साल बाद गिर गई। तो इसलिए जो है उसके बाद जनमानस ने देखा कि ये शिवाजी की धरती और वीर सावरकर की धरती को नमन करने वाले मराठा के लोग ये बात समझ गए कि जो है उद्धव ठाकरे जो है वो हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ चुके हैं। इसलिए एकनाथ शिंदे की पार्टी ही असली शिवसेना है और उसको देखते हुए लोगों ने उसके गठबंधन को वोट देने का काम किया। और वहां देखिए 53 करीब सीटें उनकी जीती हैं। भाजपा जो है अपने ऐतिहासिक वहां विजयश्री प्राप्त करने का काम किया। 236 सीटें वहां पर बीजेपी ने प्राप्त की है, जो 288 में 236 एक बहुत बड़ा मैंडेट है।
और वहां जनमानस ने जो लाडली बहना योजना उसके भी चलते वहां की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया। और जो वहां पर क्या नाम वो आपके जो बसों में जो छूट का था उसको भी देखा। इस बात को देखते हुए जनमानस ने वहां बहुत बढ़ चढ़ के देश की आर्थिक राजधानी में बीजेपी को बैठाने का काम किया। और निश्चित रूप से मान के चलिए कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री वहां बनेगा, क्योंकि सर्वाधिक सीटें बीजेपी की। एक मिनट, और दूसरी चीज ये समझ लीजिए, जिस तरह से झारखंड में जो बीजेपी की हार हुई, ये अति विश्वास, बीजेपी के लोगों का अति विश्वास उनको ले डूबा। और वहां जिस तरह से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद भी उनको लगाया गया था, यूपी से आते हैं, और उसके बाद क्या नाम है वहां शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी बनाया गया था। और क्या नाम है दूसरा जो हेमंत विश्वकर्मा जो आसाम के चीफ मिनिस्टर उनको सब प्रभारी बनाया गया था। लेकिन वो सब आंकड़े, उन लोगों के सारे दावे ध्वस्त रहे। और वहां जो है आदिवासी बनाम अन्य का मामला चल गया। और जिस तरह से बाबूलाल मरांडी की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में विलय तो करा लिया, लेकिन उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया। तो जनता ने यह देखा कि जो है ये आदिवासी बाहुल्य प्रदेश में वहां जो है बाबूलाल मरांडी को चीफ मिनिस्टर हो सकता है न बनाया जाए, और हेमंत सोरेन के साथ ही जाना उचित होगा। इसीलिए जो है वहां लोग हेमंत सोरेन के साथ गए, और उसी का परिणाम रहा। और कल्पना सोरेन ने जिस तरह से 18 महीने जिस समय वो जेल में थे, हेमंत सोरेन जिस तरह की सहानुभूति दिया, उसका नतीजा रहा कि वहां पर आपकी सरकार जो है उनकी बनने जा रही। लेकिन अगर क्या नाम है बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया होता, मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया होता, तो इस तरह की स्थिति नहीं आती। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, उसी का खामियाजा बीजेपी को वहां ये राज गंवाने से उठाना पड़ रहा है। ठीक है पूजा जी, जिस प्रकार से आप लोकसभा चुनाव में पीडीए का फॉर्मूला लेकर आए थे और कहीं ना कहीं वो हिट भी हुआ था, 7 सीटें आपके खाते में, लेकिन इस बार क्या ज्यादा मुसलमान जरूरत से ज्यादा गुणगान करना, कहीं ना कहीं आपके वोटर्स छिटक गए? नहीं, हमारे वोटर्स जो है ना कहीं छिटके हैं ना ही छिटकेंगे। वो जनता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आप लोगों ने विजुअल्स वो दिखाए हैं, आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से जो है वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया गया। और हाँ, ये जो माननीय मुख्यमंत्री अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे बधाई के पात्र हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की, और राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे थे कि जो है वो बधाई के पात्र हैं। मैं बिल्कुल मानूंगी कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की कि सेम कंडीशन होने के बाद सीसामऊ में PIL पड़ी हुई और मिल्कीपुर में पड़ी हुई, पर सीसामऊ में चुनाव हुआ, मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हुआ। बहुत मेहनत की। इलेक्शन कमीशन के पास में पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि कब कब फेस्टिवल होता है। उसके बाद में 13 तारीख को वोटिंग का जो है दिन तय किया गया हुआ था, लेकिन फिर उसको जो है 15 तारीख का जो फेस्टिवल होना था उसके लिए 20 तारीख को जो है लेके जाया गया। वाकई में बहुत मेहनत की। उन्होंने इतनी मेहनत की कि पूरी पुलिस प्रशासन को लगा डाला कि नहीं, आप सब लोग MLA वाले चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग नहीं लड़ेंगे, सरकार तो हमारी ही रहनी है। तो मेहनत तो उन्होंने की ही है। इस डायरेक्शन में इतना ही ज्यादा मेहनत कर दी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कि उन्होंने महिलाओं तक को डराने से एक बार भी बाज नहीं आया। उन्होंने पुलिस बल का जो है इस्तेमाल इसमें भी करने में बाज नहीं आया कि किस तरीके से महिलाओं को दौड़ाया गया, लाठी चार्ज हुआ वोटिंग वाले दिन। अभी 2024 की बात चल रही थी, पर 2024 में इस तरीके के विजुअल्स नहीं आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी को एहसास हुआ कि अरे मैं ये भी तो कर सकता था, मुझे जो है पुलिस प्रशासन का पूरा से खुला इस्तेमाल करना चाहिए था, जो 2024 में नहीं किया। अब मैं करूंगा बाई इलेक्शन में, और उन्होंने बाई इलेक्शन में करके देखा भी और वो दिखा भी तो। लेकिन हम अभी भी हमें पता है कि जनता का अगर प्योर मैंडेट देखने जाएंगे तो जनता का जो है समर्थन हमारे साथ में है। आपको क्या लगता है जो छात्रों के ऊपर इन्होंने लाठी चार्ज किया था, इन्होंने वो जो है भूल गए थे क्या? आपको क्या लगता है जो किसान DAP के लाइन में लगे तो वो भूल गए थे क्या? कोई नैरेटिव, कोई नारा नहीं चलता है। चलता है तो मुद्दा। अगर 2024 में भी मुद्दा चला था, और इस वक्त जो है आपको पता है कि ना तो जो है ये बाई इलेक्शन के सीटों से चुनाव जीतने के बाद में ना तो सरकार बदलनी थी, और ना ही जो है ये ऐसा था कि जो है हमारी सरकार बन जानी थी। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैं कहूंगी रादर भारतीय जनता पार्टी के बजाय मुख्यमंत्री जी को ये लग रहा था कि उनके साथ की सवाल है, उनकी जिम्मेदारी बनती कि चाहे साम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़ जाए। बहुत सारे मैंने सुना भी प्रवक्ताओं को कह रहे थे कि जो राजनीति में साम दंड भेद सब लगता है। मैंने कहा भाई जब रखा करता था जब राजशाही चलती थी, लोकतंत्र है, यहाँ पारदर्शिता चलती है, यहाँ साम दंड भेद नहीं लगता है। साम दंड भेद जहाँ लगा वहाँ ही लोकतंत्र खत्म हो गया, वहाँ पे ही जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाता है। साम दंड भेद सब लगा दिया मुख्यमंत्री ने जीतने के लिए। बिल्कुल, देखिए चुनाव जीतने के लिए हम लोग पूरी मेहनत लगाते ही हैं। हम लोग कोई भी काम कहीं पर भी कमी नहीं छोड़ते, मेहनत पूरा करते हैं। आप लोगों ने गीता में कहा भी गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते
माँ फलेषु कदाचन। आप फल की चिंता ना करते हुए पूरा कर्म पूरी मेहनत से कीजिए। हम लोग उस सिद्धांत का पालन करते हैं। अब रही बात जो इनका आरोप है कि ये इस प्रकार से किया गया, तो हर चुनाव में ये लोग ऐसा करते हैं, तो इसको क्या ही कहा जाए। अब हम लोगों ने ये, जैसे कि जहां झारखंड में अभी इंडिया गठबंधन की विजय हुई है, तो वहां पर ये कहेंगे कि ये हमारी जीत है। वहां पर ये एक बार भी नहीं कहते हैं कि हाँ यहाँ पे ईवीएम गड़बड़ था, यहाँ पे हैक किया गया, या वहां पर जो है किसी प्रकार की गड़बड़ी की गई, या वहां पे चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं था, वहां पर ये ऐसा आरोप नहीं लगाते हैं। लेकिन जहां पर चुनाव हार जाते हैं तो यह उनका पुराना बहाना है कि एक न कोई अपनी बहाने को तैयार करके रखते हैं कि वहां पे ऐसी बात कहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने मेहनत किया था। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने नारा दिया था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो देश की जनता ने उनकी इस बात को गंभीरता से समझा कि हमें वाकई जो है एकजुट रहना है इन देश विरोधी ताकतों से, समाज विरोधी ताकतों से, दंगा फैलाने वाले लोगों से, नफरत फैलाने वाले लोगों से, जात के नाम पर बांटने वाले लोगों से। हमें इन लोगों से दूर रहना है। हमें जात के नाम पर बंटना नहीं है, हमें एकजुट रहना है। हमें देश को एक साथ एकजुट रह करके देश को आगे बढ़ाना है। इन लोगों ने पीडीए का नाम देकर क्या किया था? एक प्रकार से बांटने का ही काम किया था। ये लोग हमेशा जातिवाद की राजनीति करते हैं और जातिवाद की राजनीति करते करते देश को कितना पीछे ले जा चुके हैं। तो देश की जनता, प्रदेश की जनता के साथ साथ देश की जनता, आपने इसका परिणाम महाराष्ट्र में भी देखा होगा, और मैं तो कहता हूँ झारखंड में भी। ठीक है, झारखंड में भी हमारी सबसे बड़ी पार्टी है। हम वहाँ पर अगर इन लोगों ने गठबंधन के सहारे झारखंड में इतनी सीटें लेकर के आए हैं, हम अकेले अपने दम पर 30 के लगभग सीटें लेकर के आए हैं। तो इस प्रकार से मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर और यहाँ की नीतियों पर देश की जनता को भरोसा है, और उन्होंने एक बार फिर अपनी मोहर लगाई। विकास जी, जिस प्रकार से विपक्ष मानने को तैयार नहीं है कि कैसे हम 48 पर सिमट गए, क्योंकि हमने बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ा था। पवन खेड़ा जी को भी मैं सुन रही थी। नहीं तो क्या चाहते हैं? नहीं, ये क्या चाहते हैं? इन्हें ढेर सारी सीटें दे दी जाएं, फिर ये मानने को तैयार हो जाएंगे। जब 99 सीटें लेकर के आए थे लोकसभा में, तब तो ये बात तो नहीं कह रहे थे। उस समय तो ये लोग कह रहे हैं कि जो है कि हम सबसे ज्यादा सीटें, हमने अपनी मेहनत ही, हमने मोदी जी को हरा दिया, हमने जो है विपक्ष के सरकार के घुटने टेक दिए। उस समय से इनके बयान तो देखिए कितने दम भरे हुए हैं। ठीक है सुंदरम जी, पवन खेड़ा जी को भी मैं सुन रही थी। वो कहते कि जो उत्तर प्रदेश हो या फिर जिस देश में नकल करा दी जाती है, यानी कि परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, वहां ईवीएम कैसे लीक नहीं हो सकता है? एक बार फिर से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देंगे क्या आप लोग? देखिए, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की बात नहीं है। एक ऑप्शन है ना, जब अगर मान लीजिए कि 99% बैटरी चार्ज रह सकता है, तो उस पर क्वेश्चन कैसे नहीं उठ सकता है? ईवीएम अगर मान लीजिए हम इलेक्शन कमीशन से विपक्ष मांग करिए, ठीक है, इलेक्शन कमीशन को लगता है कि हम साफ हैं, हम बहुत सुथरे हैं, तो क्यों नहीं एक बार पर्ची पे ही वोट करवा देते हैं? करवा दें, उनको क्या दिक्कत है? उनको कहीं ना कहीं चुनाव करवाना था, एक बार उसी पे करवा दे। या वो दूसरे देश का कॉपी भी कर रहे हैं तो अमेरिका का ही कॉपी कर ले, जो जिनको ईवीएम पे वोट देना है ईवीएम पे दे, और जिनको पर्ची पे देना है पर्ची पे दे। एक बार करवा ही ले, जो विपक्ष का भी बात क्लियर हो जाएगा और सत्ता पक्ष का भी क्लियर हो जाएगा। आज से पहले विपक्ष जब भी क्वेश्चन उठाती थी इलेक्शन कमीशन पे या प्रशासन पे या सरकार पे, तो उनको कहता था कि आप जानबूझकर आप हारने की डर से इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं मीडिया बंधु को धन्यवाद इसके लिए दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले पिस्टल तान कर लोगों को आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं, आपको वोट नहीं देने देंगे। तो वो मीडिया दिखाई तो आज लोगों तक ये बात पहुंच रही है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। बहुत जगह ऐसा हो कि इससे भी ज्यादा, इससे भी खतरनाक तरीके से प्रयोग किया गया होगा। आज तक जब से हमें वोट देने का अधिकार मिला है, तब से लेकर आज तक कहीं भी पोलिंग बूथ से पहले आपका आईडी कोई नहीं चेक कर सकता है। लेकिन पुलिस वाले किस तरीके से, किस अधिकार के तहत वो चेक करेंगे? दूसरी बात, ये लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं कि बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए, विदेशी आ गए, सब कुछ आ गए, वो आधार कार्ड पे आके वोट दे रहे हैं। तो पिछले 11 साल से सरकार आपकी है, आधार कार्ड आपके रीजन में आया, आपके रीजन में आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड सब कुछ में अटैच हो रहा है, तो फिर ये आधार कार्ड बना कौन रहा है? इसका मतलब आपका रक्षा मंत्रालय फेल है या गृह मंत्रालय फेल है? कुछ दोनों बात आप ही कहिएगा तो नहीं ना होगा। विकास जी जल्दी से जवाब दे दीजिए।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि पुलिस वालों को आईडी कार्ड चेक करने का अधिकार नहीं है, लेकिन कि यदि चुनाव में कोई व्यक्ति अराजकता फैलाने का काम करेगा, यदि चुनाव को बाधित करने का काम करेगा, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना या पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। और इस प्रकार से है, हालांकि जिन पुलिस कर्मियों ने भ्रष्टाचारी किया, इस प्रकार उन पर कार्रवाई की गई है, तो या तो जना चुनाव आयोग ने इस पर कार्रवाई की है, इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। हमें बस सिर्फ इतना कहना है कि हमने निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ, चुनाव में कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई और उस चुनाव गड़बड़ी में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत हासिल हुई है। ठीक है पूजा जी, अभी आपके पास आऊंगी, लेकिन जल्दी से पंकज जी के पास। जिस प्रकार से विपक्ष कह रहा था कि 23 तारीख के बाद योगी आदित्यनाथ के हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जब वो हार जाएंगे, लेकिन जलवा तो कायम रहा। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ ने ये दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश में सुशासन के राज पे उनकी नीतियों पे जनमानस ने मुहर लगाने का काम किया है। और महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, हर जगह जिस तरह से उनके नारे ने ट्रोल किया, जनमानस ने उनके नारे पे बटोगे तो कटोगे के नारे पे एक रहोगे तो सेफ रहोगे के नारे पे लोग नेक रहोगे, वो लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि लोग सोचने में विवश हो गए कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उसमें नारे में दम है। और उसी का परिणाम रहा कि जनमानस ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया और उसी की परिणति हुई कि महाराष्ट्र में बम्पर जीत हुई बीजेपी की। और उस तरह जो ऐतिहासिक जीत हुई जिसकी परिकल्पना बीजेपी के लोगों ने भी नहीं की होगी कि इतनी भयानक जीत हमारी हो पाएगी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है, सबसे ज्यादा वहीं से आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम, सबसे ज्यादा टैक्स हो चाहे जो हो, उसको सभी चीजों में महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा योगदान है। देश की आर्थिक राजधानी है और सबसे ज्यादा जीडीपी में भी उसका सबसे ज्यादा हिस्सा है। तो महाराष्ट्र में जिस तरह की जीत, प्रचंड जीत हुई है, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने यह भी दिखा दिया, जिस तरह से लोग यहाँ तंज कसते थे, तमाम मीडिया चैनलों पे हम लोग भी डिबेट में बैठते थे तो कहते थे ये जो है सेमीफाइनल है और उसके बाद जो है सेमीफाइनल है, उसके बाद 27 में योगी चले जाएंगे, ये नहीं होगा। लेकिन योगी ने ये दिखा दिया कि योगी का जलवा कायम है। देखते हुए उन्होंने दिखा दिया, भले समाजवादी पार्टी किसी तरह का अनर्गल आरोप लगाए, हारने के बाद तो वो तमाम तरीके का अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। कांग्रेस के लोगों चाहे समाजवादी पार्टी के लोगों, वो इस तरह का अनर्गल आरोप लगाना उनकी आदत में है। जो हार जाते हैं तो इस तरह का आरोप लगाते हैं। झारखंड में वो जीत गए तो वहाँ कोई आरोप नहीं, वहाँ सब चीजें सुचारू है, वहाँ सारी चीजें सुचारू है। ठीक है पूजा जी, पहली बात तो ये क्लियर कर ले कि जो है पटेंगे कटेंगे चला था कि नहीं चला था। आपको भी पता है कि महाराष्ट्र में जो है फडणवीस जी ने कहा कि यहाँ पे नहीं चलेगा, पंकज मुंडे जी ने कहा ये यहाँ पे नहीं चलेगा, इवन तक कि अजित पवार ने कहा चलेगा। अजित पवार का पूजा जी वहाँ तो तोड़ पड़ा ये नारा जनमानस ने तो पसंद किया, बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर जनमानस ने तो पसंद कर लिया, जनमानस ने उसको पसंद किया। वहाँ के 5 करोड़ मतदाताओं ने पूजा जी लगता है कि नहीं पसंद किया वो नारा, इनको मना करना पड़ा ना। फिर कैसे इतने वोट मिल गए भारतीय जनता पार्टी को? मिल गई, आप बता रहे हैं नहीं पसंद किया है। अगर आप आंखों पे पट्टी बांध करके देखना चाहते हैं, अगर आप चश्मा चढ़ा करके देखना चाहते हैं तो आपको मुबारक हो। आप देखिए वो नजारा जहाँ पे महिलाओं को जो पुलिस तमंचा दिखाती है, आप देखिए वो नजारा जहाँ पे महिलाओं को मारने के लिए पुलिस डंडा लेकर के जाती है, आप देखिए वो नजारा जहाँ पे जो है डीएम पूरी तरीके से लग जाता है किस तरीके से मुख्यमंत्री जी की खातिरदारी की जाए। तो देखिए अगर आपको लगता है कि ये मुख्यमंत्री जी की वाहवाही है तो बढ़िया अच्छी बात है, आपको ऐसे मुख्यमंत्री मुबारक हो। लेकिन जनता जो है आप देखिए ये सारी चीजें हर बार नहीं डरने वाली है जनता। ये बाई इलेक्शन था, उनको पता था कि अगर हम लड़ करके जा सकते हैं और चले जाते हैं वोट डालने के लिए भी, हम अपनी सब कुछ चीजें दांव पे लगा भी देते हैं ना, तो अभी सरकार नहीं बदलने वाली है। तो संयम रखिए। लिटमस टेस्ट था, लेकिन लिटमस टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पे हमें पता है बेस रखा हुआ है तो सरकार पहुंची नहीं, धोखा कर दो, एसिड रख दो। तो लिटमस टेस्ट का पता चलेगा, आपको पता तो होना पड़ेगा ना, फ्लेयर तो होना पड़ेगा ना कि वो है क्या उसमें लिटमस, तब तो जांच चेक करेंगे ना। तो उन्होंने अपनी औकात देखी, उन्होंने ये देख ली कि हाँ मेरी औकात इतनी है कि मैं पूरा पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरी कुर्सी बची रहनी चाहिए। आपको अगर ये लगता है कि जनता के मुद्दे दरकिनार हो गए हैं, सिर्फ वो बटेंगे कटेंगे चल गया हुआ है, तो ये आपको गलत लगता है। अगर आपको ये लग रहा है तो रहिए आप इस वहम में। हमारा कार्य है प्रश्नवाचक क्रिया पे प्रश्न उठाना, तो हम उठाएंगे। अब महाराष्ट्र में जो है मुझे लगता है कि ये जरूरत है कि महाविकास आघाड़ी जो है देखिए कि कहाँ पे हमारा तो जो है समाजवादी पार्टी वहाँ पे रही है मजबूती के साथ में, जहाँ पे और आज भी मजबूती के साथ में है। हम हमेशा गलत के अगेंस्ट में थे, है और आगे भी रहेंगे। और ईवीएम पे मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि हमारे पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है
कि ईवीएम पे अगर पूरे सीट हमें मिल जाती तो भी हमारा भरोसा नहीं है। हम ईवीएम पे जब 2024 में चुनाव जीते तब भी हमने क्लियर किया हुआ था। तो आपको देखिए आज ये चुनाव हार गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, मैं इनको सिर्फ इतना नसीहत देना चाहूंगा, मैं इन्हें सिर्फ इतना नसीहत देना चाहूंगा कि अपने गिरेबान में झांक करके देखें। जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो किस प्रकार से ये लोग प्रशासन का दुरुपयोग क्या करते थे, इसकी नजीर ये अपने झांक करके देखें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थानों पे गुंडई क्या करते थे। अखिलेश यादव अपने पैरों के पास पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को बिठाते थे और अपने जूतों के पास बिठा करके बात करते थे। इसकी वीडियो पूरे दुनिया ने देखा है, वह वीडियो आप सभी लोगों के संज्ञान में है। गेस्ट हाउस कांड किसने किया था, किसकी सरकार में हुआ था, ये इन लोगों को याद रखना चाहिए। क्या बात करते हैं ये लोग, बेवजह का निर्गल आरोप लगाना इनका काम रहा है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी गुंडा राज अपने चरम पर था और हर जगह पर इनके लोग जमीनों पे कब्जा किया करते थे और इन्हीं लोगों की गुंडई से, इन्हीं लोगों के आपराधिक प्रवृत्तियों से तंग आकर के प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना हुआ है। और इन्हें ध्यान होना चाहिए, शायद इन्हें याद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार दोबारा चुन करके आई है। ये 40 सालों के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब कोई 5 साल मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति दोबारा चुन करके आया है, ये पहली बार हुआ है। और उसके बाद लगातार क्योंकि हम सुशासन, सबका साथ और सबका विकास हमारा नारा रहा है, हम उसी नारे को लेकर चलते हैं। हम तुष्टिकरण नहीं करते हैं, हम इस आधार पर जीतते हैं। अब जब चुनाव जीत जा रहे हैं तो इनका कहना है कि हम लोगों ने इस प्रकार के किया है, प्रशासन का दुरुपयोग किया है। अपने संगठन को दुरुस्त करिए, अपने विचारधारा को ठीक करिए, सबको साथ लेकर के चलने की सोचिए और जातियों के आधार पर बांटने की बात मत करिए, तब आप जीत पाएंगे। वरना इसी प्रकार से आप जो है आरोप लगाते रहिए, इससे कुछ होने वाले नहीं है। प्रदेश की जनता अब आपके बहकावे में नहीं आएगी, मेरा यही कहना है। ठीक है जल्दी से सबको ज्ञान दे दो, ठीक है सुंदरम जी जल्दी से आइए। ठीक है सुंदरम जी, ठीक है जी सुंदरम जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की बात, तो इनके मुख्यमंत्री जी एक तरफ कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। हाँ तो उसमें क्या बुराई है? आवाज नहीं आ रही आपकी सुंदरम जी। जग गई होगी उसका वोट, जिसकी जाति जग गई होगी उसका वोट हमारे पास आया होगा, जिसका गोत्र जग गया होगा, तो ये तुष्टीकरण नहीं हुई, ये सब एक साथ की बात हुई क्या? और रही बात दूसरी, ये लोगों के लिए, जनता के लिए नहीं था कि एक है तो सेफ है या बटोगे तो कटोगे। ये था सिर्फ और सिर्फ मोदी और अडानी के मामले को लेकर, जो बटोगे तो कटोगे। नहीं तो वहीं पे एक मुष्ट छात्र अपनी मांग को लेकर उत्तर प्रदेश में अपनी हड़ताल कर रहे हैं, उसमें तो लाठी चलवा रहे हैं। तो फिर जब वो एक है तो वो लोग सेफ कहाँ है? जब युवा अपनी बात को मांग कर रही है एक होकर, तो वो सेफ कहाँ है? उनके ऊपर लाठी आप चलवा रहे हैं। जनता अपना अधिकार देने के लिए जा रही है तो आप पुलिस प्रशासन से बंदूक तलवा कर रोकवा देते हैं। तो फिर अब ये एक सेफ कहाँ हुआ? जब लोगों को ही आप उसका अधिकार नहीं देने दे रहे हैं, एक होने ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर एक और सेफ कहां से होगा? बस ये अपने मित्रों के लिए, अडानी को बचाने के लिए, अडानी मामले को बचाने के लिए ये लोग एक सेफ का नारा लाए थे। इससे जनता का कोई फर्क नहीं है। और इनके ही नेता इनके बयानों का विरोध कर रहे हैं कि एक होते सेफ है या बटोगे तो कटोगे, जो यहाँ नहीं चलेगा वहां नहीं चलेगा। तो पहले इनके जो गठबंधन के लोग हैं उनका ये सपोर्ट करवा ले, बाद बाकी बात। ठीक है लौटूंगी। पंकज जी, जिस प्रकार से ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है कि, लेकिन जिस प्रकार से कुनर की सीट जीती, मुसलमानों पर कहीं ना कहीं बटते कटने का जरूर इसमें समझ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए पहले तो ये बात तय समझ लीजिए, योगी आदित्यनाथ का जो एक संदेश था 100 करोड़ हिंदुओं को कि अगर बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो एक संदेश देने का उन्होंने काम किया, एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक उसका जनमानस को एक संदेश दिया, उसका असर हुआ और लोगों ने उसको सोचने पे मजबूर हुए और उसका असर हुआ। और दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी के जिस तरह से करहल में एक दलित बेटी के साथ खाली उसके कह देने से कि अगर हम बीजेपी ने हमको मकान दिया, प्रधानमंत्री आवास दिया, हमको राशन मिल रहा, सब चीजें मिल रही है,
और उसकी हत्या कर दी जाती है। प्रशांत यादव जो उसको एक दिन पहले उठा लिया जाता है और उसका मर्डर कर रेप करके उसका मर्डर कर दिया जाता है और वो उसकी लाश जो है उसमें मिलती है बोरे में। तो उसका भी कहीं ना कहीं अन्य सीटों पे, भले ठीक है करहल की सीट समाजवादी पार्टी जीत गई, लेकिन अन्य सीटों पे उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ये भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा चुनाव के दौरान जिस तरह की घटना हुई। हालांकि उसमें योगी आदित्यनाथ ने कड़ा एक्शन लेते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उसमें कार्रवाई चल रही है, लेकिन सवाल इस बात का है, तो ये लोगों ने इस बात को देखा और सवाल इस बात का है कि पुलिस के ऊपर जिस तरह की चीजें हो रही थी, मीडिया में, हम लोग भी मीडिया क्षेत्र में कई वर्षों से, कई दशकों से काम कर रहे हैं, तो ये लोगों ने देखा कि जिस तरह से वहां पथराव हो रहा था और जिस तरह से पुलिस हेलमेट लगा के वहां पर जा रही थी बलवाइयों को रोकने के लिए, अंत में जब उनको नहीं रोक पा रही थी जी, उसके बाद पुलिस ने जो है रिवॉल्वर निकाला। तो इसलिए इस तरह की बात कहना कि जो है पुलिस जो है रिवॉल्वर से धमका रही थी, ये बिल्कुल निराधार है। पुलिस अगर ऐसा नहीं करती तो वहां पर पुलिस ही को भाजन बनती, पुलिसकर्मी ही मारे जाते। ठीक है, जल्दी से पूजा जी। देखिए, अगर चट्टूकारिता की कोई जो है प्रत्यक्ष प्रमाण होता है तो ये जो आपके राजनीतिक विश्लेषक जी हैं बिल्कुल है। मतलब चट्टूकारिता की इतनी बड़ा गाथा पार कर रखी है, इन्होंने कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जहां पे पूरा पुलिस प्रशासन था और पूरा पुलिस प्रशासन मुस्तैद था, वहां पे एक बच्चे की हत्या हो जाती है, चुल्लों पर पानी में डूब मरे पैसे पुलिस प्रशासन। ये इल्जाम लगाने पर लगे। अरे कोई भी आदमी किसी को रात को घर से ले जाएगा, रात को घर से ले जाएगा, ले जाकर मार दे रहा है, तो पुलिस उस पर कार्रवाई तो कर रही है। आपकी सरकार में तो कोई कार्रवाई नहीं होती थी, आपकी सरकार में तो कार्रवाई नहीं होती थी, क्या बात आप कर रही है? बच्चे की हत्या हो जाती है, वहाँ पे विनोद कुमार वहाँ पे एसपी वो कह रहे हैं कि ये जो है वोट के लिए नहीं हुआ है। हमारी वहाँ पे लगातार इतने सालों से जो है हमारे वहाँ पे विधायक होते आ रहे हैं, हम एक वोट के लिए हत्या करने चले जाएंगे? अरे मर जाए ऐसी पुलिस। देखिए, आप महिलाओं को सुन लीजिए, आप महिला है, महिलाओं की अनदेखी ही अखिलेश यादव को भारी पड़ी और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी यही हाल हुआ था। महिलाओं की अनदेखी करने का कारण अखिलेश यादव को झेलना पड़ा था। 15 करोड़ उसमें वोटर थे, सुन लीजिए, 15 करोड़ में 7 करोड़ महिला, 8 करोड़ पुरुष, तो महिलाएं सोचने पर मजबूर हो गई। इसलिए अखिलेश यादव बिहार में 22 में। मुबारक हो आपके, लेकिन जनता आपको देख रही है, थोड़ा तो शर्म कर लीजिए, थोड़ा शर्म कर लीजिए भाई। ठीक है पूजा जी, ठीक है, समय कम है, ठीक है, मामला नहीं इन्वॉल्व है, पुलिस को पानी में डूब मरना चाहिए, ठीक है, मुस्तैद होने के बाद बच्चे की हत्या हो जाती है। ठीक है, विकास जी लास्ट कमेंट। ठीक है, बिल्कुल, देखिए बेवजह अब यहाँ पर बोलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, अब यहाँ पर बोलने से कुछ नहीं होगा, ये बात उन्हें जनता के बीच में जाकर के अपनी बात कहनी चाहिए। और इनकी कार्यशैली किस तरह रही है, जैसा कि आपने अभी यहाँ पे करहल में आपने देखा, जिस प्रकार से इनके कार्यकर्ता ने आकर के सरेआम धमकी दी एक बेटी को, यदि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे तो आपको इससे परिणाम भुगतना पड़ेगा, और फाइनली इन लोगों ने जाकर के वहां पर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार से ये महिलाओं के प्रति इनकी क्या सोच है, महिलाओं के प्रति इनकी क्या सोच है, क्या विचार है, ये स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के बात से भी उनका जो बयान था मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन उनके बयान से भी समझा जा सकता है इनकी महिलाओं के प्रति, हम सर्व समाज के प्रति इनकी क्या सोच है, यह सर्वविदित है। इनका पीटीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के कारण ही ये इनका यह हाल हुआ है, और ये कभी परिवार से आगे की सोच नहीं पाते हैं और सबको सिर्फ टूल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, देश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम बस बने रहें और बाकी तो है नफरत और इस तरह से फैलाते रहें। जिस प्रकार से लगातार सत्ता की खींचतान के बीच आज परिणाम आ चुके हैं, जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, जहां महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति की सरकार बनने जा रही है। इसके साथ साथ यूपी की 9 सीटों में से 7 सीटों पर बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की, जबकि करहल और सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। इसके साथ साथ झारखंड में जेएमएम यानी कि कांग्रेस अलायंस की पार्टी एक बार फिर से बनती हुई नजर आई। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन की सरकार की झारखंड में बनने जा रही है और उसके साथ साथ जो जनादेश था वो अब आ चुका है, उसके बाद कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से ईवीएम हो या फिर पुलिस से कार्रवाई पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पर सवाल निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं। अरे दिवाली गिफ्ट तो दिलवा। तो वही आपको बता दें कि जिसके बाद अब
ईवीएम और इसके साथ साथ कई तरह के मुद्दे उठते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किसका मुख्यमंत्री होगा। प्राइम डिबेट में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।